आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर बच गई? ये सवाल बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज स्टडी माफिया पर हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्टडी माफिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बोर्ड एग्जाम्स के लिए खूब मेहनत कर रहे होंगे। अच्छा, एक काम करो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना टारगेट परसेंटेज लिखो, देखें तो जरा कौन कितना स्कोर करना चाहता है। और हाँ, ये भी जरूर बताना कि इसके बाद आप कौन सा चैप्टर मुझसे समझना चाहते हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए हम इसको कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम कोल्ड वॉर के बाद की दुनिया को समझेंगे, फिर हम जानेंगे कि यूएस हेजेमनी का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम अमेरिका के पावर के 3 डायमेंशंस देखेंगे, उसकी पावर पर क्या लिमिट्स हैं ये डिस्कस करेंगे, और आखिर में फ्यूचर में दुनिया मल्टीपोलर हो सकती है या नहीं इस पर बात करेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1991 से। ये वो साल था जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ और सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर टूटकर बिखर गया। ये सिर्फ एक युग का अंत नहीं था, बल्कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत थी। देखो, 1991 से पहले दुनिया बाइपोलर थी, यानी 2 ध्रुवीय। इसका मतलब है कि पावर 2 देशों के बीच बटी हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। दुनिया अब यूनिपोलर यानी एक ध्रुवीय हो गई, जहां सिर्फ एक ही सुपर पावर बची थी और वो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अमेरिका को अपनी इस नई ताकत को दिखाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इस यूनिपोलर वर्ल्ड का पहला बड़ा टेस्ट हुआ फर्स्ट गल्फ वॉर के दौरान। हुआ ये कि इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर हमला कर दिया। इसके जवाब में अमेरिका ने 34 देशों की एक विशाल सेना बनाई, यूएन से मंजूरी ली और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च कर दिया। इस वॉर को कंप्यूटर वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्मार्ट बॉम्ब्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। इस जीत ने पूरी दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया, अमेरिका की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका की इस पावर डेमोन्स्ट्रेशन से हम इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और वो है हेगेमनी। आखिर ये हेगेमनी या वर्चस्व होता क्या है? चलो इसको समझते हैं। तो इसको नोट कर लो, ये 1 मार्क में जरूर पूछा जाता है। हेजेमनी का मतलब सिर्फ मिलिट्री ताकत नहीं होता। इसका मतलब होता है जब एक देश बाकी सभी देशों पर मिलिट्री, इकोनॉमिक और कल्चरल यानी हर तरह से हावी हो जाए। ये कंप्लीट कंट्रोल होता है, और कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। तो अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका की ये हेजेमनी काम कैसे करती है, इसे मेंटेन कैसे किया जाता है। इसको समझने के लिए हम इसे 3 अलग अलग पावर डायमेंशन में बांट सकते हैं। ये टॉपिक लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ये 3 डायमेंशंस हैं। हार्ड पावर जो मिलिट्री फोर्स से जुड़ी है, स्ट्रक्चरल पावर जो इकोनॉमिक कंट्रोल से जुड़ी है, और सॉफ्ट पावर जिसका मतलब कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है। चलो एक एक करके इन तीनों को डिटेल में देखते हैं। हार्ड पावर सबसे आसान और साफ दिखने वाला डायमेंशन है। इसका सीधा साधा मतलब है अमेरिका की मिलिट्री ताकत। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका का अकेले का डिफेंस बजट अगले 12 देशों के टोटल बजट से भी ज्यादा है। उनके पास सबसे एडवांस्ड हथियार हैं और पूरी दुनिया में उनके मिलिट्री बेसिस हैं। इसके बाद आती है स्ट्रक्चरल पावर यानी ढांचागत ताकत, जिसका मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी पर कंट्रोल। आसान शब्दों में अमेरिका ही दुनिया के इकोनॉमी के नियम बनाता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर उसका काफ़ी प्रभाव है। यूएस डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है, और एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकन कंपनीज पूरे ग्लोबल मार्केट पर राज करती हैं। और आखिर में है सॉफ्ट पावर। ये सबसे अलग है। यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि अट्रैक्शन से काम होता है। ये ऐसी एबिलिटी है जिससे आप अपने कल्चर और वैल्यूज से दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो। सोचो, हॉलीवुड की मूवीज पूरी दुनिया में क्यों देखी जाती हैं? नाइक जैसे ब्रांड्स इतने पॉपुलर क्यों हैं? ये अमेरिकन सॉफ्ट पावर का ही कमाल है, जहां लोग बिना किसी दबाव के अमेरिका जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिकन पावर अनलिमिटेड है? क्या उस पर कोई रोक टोक नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएस पावर पर देश के अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से काफ़ी कंस्ट्रेंट्स यानी सीमाएं हैं। इसके 3 मेन कारण हैं। पहला, अमेरिका का खुद का डेमोक्रेटिक सिस्टम, जहां प्रेसिडेंट को कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले वहां की पार्लियामेंट यानी कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ता है। दूसरा, उसके साथी देश जैसे नेटो, जिनका सपोर्ट इंटरनेशनल एक्शंस के लिए जरूरी होता है। और तीसरा, अमेरिकन लोगों का पब्लिक ओपिनियन, जो किसी भी वॉर एक्शन के खिलाफ हो सकता है और सरकार पर प्रेशर बना सकता है। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है,
बाकी देश अमेरिका के इस डोमिनेंस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। आमतौर पर दूसरे देश दो तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। पहली है बैंडवैगन स्ट्रैटेजी, जिसमें देश पावरफुल कंट्री के साथ मिल जाते हैं ताकि उन्हें फायदा हो सके। और दूसरी है हाइड स्ट्रैटेजी, जिसमें देश कोशिश करते हैं कि वो सुपर पावर की नज़र में ना आए ताकि वो किसी भी पंगे से दूर रह सकें। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का ये यूनिपोलर मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि दुनिया में नए पावर सेंटर्स उभर रहे हैं। चाइना अपनी जोरदार इकोनॉमिक ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, यूरोपियन यूनियन एक बड़ा इकोनॉमिक ग्रुप है, इंडिया भी एक तेजी से बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक पावर है, और रशिया अपनी मिलिट्री इन्फ्लुएंस को फिर से मजबूत कर रहा है। ये सभी बातें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि शायद फ्यूचर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का है, एक ऐसी दुनिया जहां पावर सिर्फ एक देश के पास ना होकर कई बड़े देशों के बीच बटी होगी। शायद एक अकेले सुपर पावर का दौर अब खत्म होने वाला है। तो चलो एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए। 1991 के बाद दुनिया यूनिपोलर हो गई, अमेरिका सेंटर में था। फर्स्ट गल्फ वॉर ने उसकी मिलिट्री पावर दिखाई। यूएस हेजेमनी के 3 डायमेंशन हैं, हार्ड, स्ट्रक्चरल और सॉफ्ट पावर। लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है, इस पर कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं। और आने वाला फ्यूचर मल्टीपोलर हो सकता है क्योंकि नई पावर्स राइज कर रही हैं। बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से।